जय हिंद वंदे मातरम। आज का आपका क्लास होने वाला है आर्मी अग्निवीर के लिए। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो और इसमें एक सीट पक्की करना चाहते हो, एक वर्दी अपने नाम करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आज का यह क्लास आपके लिए सिलेक्शन वाली क्लास होगी। इस वीडियो में आपको वही सवाल बताएंगे जो कि सीधे आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा। आज का यह सवाल आपके लिए पेपर लीक का काम करेगा, जो कि सीधे आपके पेपर में हूबहू यही सवाल देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, जो कि सीधे आपके पेपर में छपेगा। थल सेना दिवस आर्मी डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? आप सभी को पता होना चाहिए, जो आर्मी दिवस है, थल सेना दिवस है, ये कब मनाया जाता है? आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, 15 जनवरी को आपका थल सेना दिवस मनाया जाता है। आपके पेपर में हूबहू पूछा जाएगा। आर्मी वाला खुद कहते हैं कि मैं आपके पेपर में दिवस से लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछूंगा, तो आपको बिल्कुल क्लियर करना है आर्मी दिवस कब मनाया जाता है। 15 जनवरी को आर्मी दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करेंगे 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को एयरफोर्स दिवस मनाया जाता है, यानी वायु सेना दिवस मनाया जाता है। आपके पेपर में यहां से भी सवाल बन सकता है, वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को आपका नौ सेना दिवस मनाया जाता है। आप याद रखिएगा, आपके पेपर में हूबहू यही सवाल देखने को मिलेगा। 26 जुलाई को आपका विश्व कारगिल दिवस मनाया जाता है। आपके पेपर में पूछेगा कारगिल दिवस कब मनाया जाता है। साथियों आप याद रखोगे, 26 जुलाई को आपका कारगिल दिवस मनाया जाता है। एक सवाल यहां पर देख लीजिएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में छपेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अगर आपको पता है कमेंट में जवाब आना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? आपके पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। आप याद रखना, आपके पेपर में हूबहू यही सवाल देखने को मिलेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, 2 नंबर सवाल है, जो कि सीधे आपके पेपर में पूछा जाएगा। अगर आपका भी एग्जाम 1 से 15 जून के बीच है, तो इस क्लास को पूरा देख लो आप, यहां से ही प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा गया है? आप याद रखिएगा, आपके पेपर में सवाल बनेगा, संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा गया? बिल्कुल सही करोगे साथियों, अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा गया, जो कि सीधे आपके पेपर में हूबहू यही सवाल देखने को मिलेगा। आज संविधान का आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। आप याद रखोगे, संविधान से भी आपके पेपर में एग्जाम्पल में बता देते हैं जो प्रश्न आपके पेपर में बन सकता है। संविधान को बनने में टोटल कितना समय लगा था? 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किनके बीच लड़ा गया था? आप बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में पूछा जाएगा साथियों, तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। आपको 1191 आपको सही करना है। किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। आप याद रखोगे। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 में लड़ा गया था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। आप याद रखोगे। अगर आपका एग्जाम अभी और आगे है, 1 जून के बाद अगर आपका एग्जाम है, तो इस वीडियो को, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि जो भी एनालिसिस होगा, जो भी वायरल पेपर होगा, आपको डेली इसी चैनल पर मिलेगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लोगे। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, 4 नंबर आपका सवाल है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहां में स्थित है साथियों? जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहां में स्थित है? आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, आपके पेपर में पूछा जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहां में स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में हूबहू यही सवाल देखने को मिलेगा साथियों। आप बिल्कुल अच्छे से कवर करोगे, यही सवाल आपके पेपर
पेपर में आएगा। जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है जहां पर आपको फ्री पीडीएफ और जो भी वायरल पेपर रहेगा, जो भी बच्चों द्वारा सवाल बताया जाएगा, वो सीधे आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य है? आपका भी जवाब आना चाहिए, जो कि सीधे आपके पेपर में पूछा जाएगा। बिहू किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है साथियों? क्या सही करोगे? यह सवाल आपके पेपर में आया हुआ है, क्या सही करोगे? कमेंट में जवाब आना चाहिए। आपको जीके का 15 क्वेश्चन करवाएंगे, साइंस का 15 क्वेश्चन करवाएंगे, मैथ का कराएंगे, रीजनिंग का कराएंगे। तो पहले इसका जवाब आना चाहिए, बिहू किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है 5 का बी ऑप्शन। 5 का बी ऑप्शन भरा भरा यहां पर जवाब आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिहू किस राज्य का हो जाएगा? असम का हो जाएगा। आप याद रखोगे। आप 15 में से 10 का टारगेट लेकर चलो। जो बच्चा 15 में से 10 से सही कर देगा, मानो उनका आर्मी में सिलेक्शन पक्का है। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है साथियों? जो कि सीधे आपके पेपर में पूछेगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे। एक सिंग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, जो कि कहां में है? असम में है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सिंग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। आप याद रखना, आपके पेपर में हुबहू यही सवाल देखने को मिलेगा साथियों, एकदम छपेगा आपके पेपर में। आने वाला अगला सवाल है साथियों, और ये सियाई जो शेर है, ये सियाई शेर है, यह किसके लिए, यह किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है? गुजरात के लिए। गुजरात के लिए आप याद रखोगे। और यह किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में। आप याद रखना, आपके पेपर में यही सवाल हुबहू देखने को मिलेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, आपका जवाब कमेंट में आना चाहिए। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत का रचयिता कौन है साथियों? वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत का रचयिता कौन है? आप बिल्कुल सही करोगे, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी राष्ट्रीय गीत का रचयिता है। आप याद रखोगे। जनगण मन के रचयिता कौन है? जनगण मन के रचयिता कौन है? आप बिल्कुल सही करोगे, रविन्द्रनाथ टैगोर। जनगण मन के रचयिता कौन है? आप बिल्कुल सही करोगे, रविन्द्रनाथ टैगोर। हमारा जो नेशनल एंथम है जनगण मन, उसका रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। मेरे साथ बोलिएगा, आपके पेपर में हुबहू देखने को मिलेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, 8 नंबर सवाल है कि भारत में सूर्योदय सबसे पहले किस राज्य में होता है? भारत में सूर्योदय सबसे पहले, भारत में सूर्य सबसे पहले किस राज्य में उगता है? आप बिल्कुल सही करोगे, अरुणाचल प्रदेश। ए ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। अगर पूछेगा कि सबसे पहले सूर्य किस देश में उगता है, आप बिल्कुल सही करोगे, जापान। क्या सही करोगे? जापान। अब पूछेगा कि भारत में सबसे लास्ट में सूर्य कहां डूबता है, आप बिल्कुल सही करोगे, गुजरात। गुजरात के कच्छ में भारत में सबसे आखिरी में सूर्य डूबता है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा साथियों। आपका आने वाला अगला सवाल है, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? छप गया प्रश्न आपके पेपर में, बताइएगा किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किससे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आप याद रखना, आपके पेपर में यही सवाल हुबहू देखने को मिलेगा। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है साथियों? चंद्रगुप्त मौर्य है। आप याद रखना, आपके पेपर में हुबहू यही सवाल देखने को मिलेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है, 10 नंबर आपका सवाल है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? आपका जवाब कमेंट में आना चाहिए। बिल्कुल आप सही करोगे, कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरता है। साथ में यह भी पूछता है कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर नहीं गुजरता है, उसमें ज्यादातर आपका राइट आंसर आएगा उत्तर प्रदेश। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर नहीं गुजरता है? उत्तर प्रदेश। आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में हुबहू देखने को मिलेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, सार्क का मुख्यालय कहां स्थित है? सार्क का मुख्यालय कहां स्थित है? आप बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। सार्क का मुख्यालय कहां स्थित है? काठमांडू में। सार्क का मुख्यालय कहां स्थित है साथियों? काठमांडू में। सार्क का मुख्यालय कहां स्थित है? काठमांडू में। आपका आने वाला अगला सवाल है, अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने किया था? आपको बताना है कि अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध पुस्तक का रचना किसने किया था साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, चाणक्य। किसने किया था? चाणक्य ने किया था, जो कि सीधे आपके पेपर में पूछा जाएगा। जो आपका अर्थशास्त्र इकोनॉमिक पुस्तक है, उसका रचना किसने किया था? आप बिल्कुल सही करोगे, चाणक्य ने किया था, जो कि सीधे आपके पेपर में पूछा जाएगा। जीरो का धारणा किसने दिया था? तो आर्यभट्ट ने दिया था। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल पूछा जाता है। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता
सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह नगर कौन था साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे। सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रसिद्ध बंदरगाह था वह लोथल था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन था साथियों? लोथल था, जो कि सीधे आपके पेपर में छपेगा। कौन था? लोथल था। आप याद रखना, आपके पेपर में हूबहू यही सवाल देखने को मिलेगा। 14 नंबर आपका सवाल है साथियों, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का प्राकृतिक झील कौन सा है? आप बिल्कुल सही करोगे। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील बुल्लर झील हो जाएगा। याद रखिएगा, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। जो कहां में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। आप याद रखोगे। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सा है? चिल्का झील, जो कि आपका उड़ीसा में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सा है? चिल्का झील है। आप याद रखना, आपके पेपर में हूबहू यही सवाल देखने को मिलेगा साथियों, एकदम छपेगा आपके पेपर में। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का प्राकृतिक झील कौन सा है? मीठे पानी का बुल्लर झील और खारे पानी का झील चिल्का झील, जो कि आपका ओडिशा में है। मौलिक अधिकार संविधान के किस देश से लिया गया है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में पूछा जाएगा। मौलिक अधिकार संविधान का किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। अब यहाँ पर टारगेट बताइएगा, 15 में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ? सारे बच्चे कमेंट में जवाब देंगे 15 में से कितना प्रश्न यहाँ पर आपका सही हुआ। अब हम लोग चलते हैं साइंस की ओर चलते हैं। अगर 10 सही हुआ है तो यकीनन मानो आपका तैयारी बहुत अच्छा है। आपका आने वाला अगला सवाल है, कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है साथियों? कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? आपका जवाब कमेंट में आना चाहिए, जो कि सीधे आपके पेपर में छपेगा। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ए ऑप्शन आप क्या करोगे? बिल्कुल राइट करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में पूछा जाएगा। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाएगा क्या होता है? जूल होता है। अब हम आपसे पूछेंगे बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। शक्ति का क्या होता है? वाट होता है। दाब का क्या होता है? पास्कल होता है। आप बिल्कुल सही करोगे। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? यकृत, जिसको हम लोग लीवर भी बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। आपके पेपर में हूबहू यही सवाल देखने को मिलेगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? यकृत है, जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं। आप याद रखोगे, आपके पेपर में हूबहू यही सवाल देखने को मिलेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है, वाहनों में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? आप क्या सही करोगे? वाहनों में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वाहनों के पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आप याद रखना, आपके पेपर में हूबहू यही सवाल देखने को मिलेगा। आपका भी जवाब कमेंट में आते रहना चाहिए। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है साथियों? शुद्ध वाटर का पीएच मान कितना होता है? आपका जवाब कमेंट में आना चाहिए। क्या सही करोगे? शुद्ध जल का पीएच मान आपका 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। और ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। आप याद रखना, आपके पेपर में यहां से सवाल हूबहू देखने को मिलेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, पेंसिलिन का खोज किसने किया था? पेंसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेंसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। सी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में सवाल बनेगा। पेंसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। आप याद रखेंगे। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, लॉफिंग गैस हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? लॉफिंग गैस हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है। सी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। लॉफिंग गैस हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है, जिसका सूत्र क्या होता है? NO2 होता है। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल पूछा जाएगा। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? डेसिबल का
प्रयोग किया जाता है। आवृत्ति का ऐसा मतलब क्या होता है, हठज होता है। ए ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। ज्योति तीव्रता का ऐसा मतलब क्या होता है, कैंडेला होता है। विद्युत धारा का ऐसा मतलब क्या होता है, एम्पियर होता है। आप याद रखना, आपके पेपर में हुबहू सवाल देखने को मिलेगा प्यारे साथियों। घेंघा रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे। जो घेंघा रोग होता है वह आयोडीन की कमी से होता है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। आप याद रखना, आपके पेपर में हुबहू सवाल देखने को मिलेगा। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। आप याद रखना, आपके पेपर में हुबहू सवाल देखने को मिलेगा। आपका 9 नंबर सवाल है साथियों, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे, नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है, नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। आप याद रखना, आपके सीधे पेपर में यह सवाल छपेगा। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस कौन सा साथियों, नाइट्रोजन है, 78%। याद रखिएगा कितना परसेंट, 78% आपके पेपर में हुबहू देखने को मिलेगा। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे। बिजली का जो बल्ब होता है उसका फिलामेंट किस धातु का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का। आप याद रखोगे किसका बना होता है साथियों, टंगस्टन का, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, टंगस्टन का। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, मनुष्य के रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मनुष्य के रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, आप सभी का जवाब कमेंट में आना चाहिए। हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, आप याद रखोगे। और खून का बहाव शरीर में किसके कारण होता है, तो प्लेटलेट्स के कारण होता है, आप याद रखोगे। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, आपके पेपर में सवाल बनेगा। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, सर आइजैक न्यूटन ने। बी ऑप्शन आप क्या करोगे, बिल्कुल राइट करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में हुबहू देखने को मिलेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है, जंग लगने पर लोहे के वजन में क्या परिवर्तन होता है। जंग लगने पर लोहे के वजन में क्या परिवर्तन होता है साथियों, तो जंग लगेगा तो लोहा का वजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल बनेगा। आपका आने वाला सवाल है, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं साथियों, आपका जवाब आना चाहिए। प्राथमिक रंग ऐसे 7 रंग होते हैं ना इंद्रधनुष में, तो प्राथमिक रंग के अंतर्गत लाल हरा नीला। ए ऑप्शन क्या आएगा, बिल्कुल राइट होगा। प्राथमिक रंग के अंतर्गत क्या आएगा, लाल हरा नीला आएगा, आप याद रखोगे। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है साथियों, कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में छपेगा। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का आत्महत्या का थैली लाइसोसोम को। प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम को। यहाँ पर हमने जीके का भी 15, साइंस का भी 15 सवाल क्लियर किया, तो इसका स्कोर बताइएगा। अब हम लोग मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को चलते हैं, जो कि सीधे आपके पेपर में आएगा। एक सिंपल ऐसा एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, यदि एक वृत्त का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा साथियों, आप बताइएगा। यदि एक वृत्त का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे। अगर ऐसा सवाल पूछेगा तो क्षेत्रफल बराबर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का मान 22/7 होता है, और आर स्क्वायर, आर दिया हुआ है 14, त्रिज्या कितना दिया है 14, तो इसको आर स्क्वायर है यानी 2 बार गुना, तो 7 से 14 कटेगा 2 बार में। यहाँ से 2 बार में काटेंगे तो 22 दूनी कितना हो जाएगा 44, 22 दूनी 44, 44 गुना 14 करेंगे तो साथियों कितना आएगा 44 दूनी 14, 44 गुना 14 करेंगे तो 4 का 16 यानी 616 वर्ग सेंटीमीटर आपका स्क्वायर आएगा। एक वृत्त का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल इस प्रकार से निकालेगा 616 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर होगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसको दो तरीका से निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो आप इसको एलसीएम निकालकर इसको सॉल्व कर सकते हैं, या यहाँ पर आपको देखना होगा कि कौन कौन जो संख्या है 40 है, तो 40 12 से कटता है नहीं, पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। अगर ये तीनों से जो संख्या कट जाएगा वही राइट आंसर। तो 12 से तो पहले 40 नहीं कटेगा, ये ऑप्शन खत्म।
12 से अब 60 चलते हैं, तो 12 से 60 कट जा रहा है, 15 से 60 कट जा रहा है, 15 से 60 कट जा रहा है, 20 से भी 60 कट जा रहा है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 60 सभी से कट जा रहा है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 12 से 80 नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा, तो यहाँ पर नहीं होगा। चलिए, आपका छोटी से छोटी संख्या तो 60 हो जाएगा वहां पर। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है, वस्तु का क्रय मूल्य किसी वस्तु का क्रय मूल्य 450 पे हमें बेचने पर, सॉरी, वस्तु को 450 पे हमें बेचने पर 10% का हानि होता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? जब भी इस प्रकार से प्रश्न है, 450 रुपया कहे, आप इस प्रकार से लिख दोगे, 10% का हानि हुआ तो कोई भी चीज 100% का, उसमें 10% का हानि तो 90 होगा, 450/90, और गुना में आपका कितना हो जाएगा? 100। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 90 से 450 काटेंगे, 5 बार में 5 से 100 से गुना करेंगे तो 500। आप याद रखोगे, ए ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में सवाल छपेगा साथियों, एकदम हूबहू यही सवाल आपके पेपर में भी देखने को मिलेगा। 4 नंबर आपका सवाल है कि 10, 15, 20, 25 और 30 का औसत क्या होगा? औसत बिल्कुल सिंपल है, सभी संख्याओं का योग करके टोटल में जो संख्या लिख दीजिए। तो 10, 15 कितना हो जाएगा साथियों? 35 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25, 25, 50, 50 और 30 और 20 इधर, 50, 50, 100 हो जाएगा, टोटल 100 अब बटा में 5, तो ये कटेगा तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल बनेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है, ए बी अनुपात है 2:3 है, तो बी सी इतना दिया है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा? आपको बिल्कुल सिंपल तरीका से बताते हैं कैसे आपको बनाना है साथियों। तो जैसे में 2:3 है, तो 2/3 इसको कर देंगे, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, और 8/12, 8/12 यहाँ पर हो जाएगा, इस प्रकार से आप कर दोगे यहाँ पर। चलो तो बी और सी का पूछ रहा है ना, तो बी और सी का कैसे निकलेगा? ए बटा बी बराबर इतना, और बी बटा सी बराबर इतना, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का पूछ रहा है ना, तो ए अनुपात, तो ए का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर? अगर हम करना चाहें, 2×4 = 8, 3×4 = 12, ऐसे नहीं होगा। 1 मिनट, 1 मिनट का थोड़ा सा आप वेट करोगे, जो कि आपके पेपर में बनेगा, ध्यान से देख लेते हैं। 2/3 होगा, बराबर में 4/5 होगा, नहीं ऐसे नहीं होगा। 2 = 3, इधर में 4 = 5, ऐसे नहीं, नहीं ऐसे भी नहीं। इसका फिलहाल यहाँ पर सॉल्व थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इसका राइट आंसर 8, 12, 15 होगा। ठीक है, चलो 6 नंबर आपका सवाल रीजनिंग का है साथियों, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। किताब का संबंध पाठक से है, तो अखबार का संबंध किससे है? अगर किताब का संबंध पाठक से, तो अखबार भी हम लोग पढ़ते ही हैं, तो पाठक से इसका भी हो जाएगा। 7 नंबर सवाल है, यदि आर्मी को BTNZ लिखा जाता है, तो नेवी को क्या लिखा जाएगा? आपके पेपर में सवाल बनेगा। आप याद रखोगे, एक मतलब एक एक लेटर को बढ़ा रहा है, ए के बाद बी, आर के बाद टी, एम के बाद एन, वाई के बाद जेड, उसी प्रकार को नेवी को क्या लिखेंगे साथियों? नेवी को हम लोग लिखेंगे एन, एन के बाद क्या आएगा? एम आएगा, एन के बाद क्या आएगा? एम आएगा। बताइए, तो एन के बाद क्या आएगा? एम आएगा ना, एन के बाद, अच्छा, एन के बाद ओ आएगा ना, ओ आएगा। उसके बाद ए के बाद बी आएगा, ए के बाद क्या आएगा? बी, बी के बाद क्या आएगा? डब्ल्यू। तो ए वाला ऑप्शन आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। 8 नंबर आपका सवाल है, 2, 4, 8, 16, 32 का अगला पद क्या होगा? कमेंट में जवाब आना चाहिए। 9 नंबर सवाल है, ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई, दोनों आपस में क्या है? भाई है। और सी जो है वो ए का माता है, मतलब ए का माता है सी, तो ये बी का भी क्या हो जाएगा? माता हो जाएगा, क्योंकि ये ये दोनों भाई है, तो वहीं पर पूछा कि सी का बीच से क्या संबंध होगा? तो माता का संबंध होगा। आपका अगला नंबर सवाल, 10 नंबर सवाल है, विषम पद और को चुने। तो बाकी देखिएगा, जनवरी में कितना दिन? 30 दिन। मार्च में कितना दिन? जनवरी में आपका 31 दिन, मार्च में 31 दिन, जुलाई में 31 दिन, लेकिन अप्रैल में 30 दिन होता है, तो यहाँ पर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।